Today we are starting with Unit 2, Lesson 2, Property, Rights and Economic Development. Unit 2. Okay. So, property rights and economic development. First of all, we will be starting from introduction to property rights. Okay, in earlier video हमने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी किया था, बट अभी थोड़ा सा हम और इसके बारे में इन डेप्थ जाएंगे. Property rights consist of the legal claim and management of ownership over natural resources and assets, जैसे कि हो गया land, building, etc. They control how, when and who uses resources and profits from them. मतलब जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनके अंदर क्या लीगल क्लेम. ऑब्वियसली प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर क्या होता है लीगल क्लेम, कि हमें लीगली हम उनका क्लेम कर सकते हैं कि दैट दिस इज़ माइन, ये मेरा राइट है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा है, हम लीगली क्लेम कर सकते हैं. एंड मैनेजमेंट ऑफ ओनरशिप, और हमारे पास उसकी ओनरशिप होती है, हम उसको मैनेज भी कर सकते हैं. हमें उसको क्या बोलते हैं, इसको बेचना है, कितने में बेचना है, उसको कैसे यूज़ करना है, वो हमारे ऊपर होता है, हम मैनेज करते हैं उसको ओवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड एसेट्स. ठीक है. और प्रॉपर्टी राइट्स किस पे हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे और एसेट्स पे. जैसे कि लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, बिल्डिंग इज़ एन एसेट. ओके. दे कंट्रोल हाउ, कैसे, व्हेन, कब एंड हु, कौन यूज़ करता है रिसोर्सेज को, और उनसे जो प्रॉफिट्स आते हैं वो. फॉर एग्जांपल बिल्डिंग से जो रेंट आया वो. ओके. नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट. इससे अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स reflect in the quality of investment and economic activities, secure property rights and allow individuals to feel safe to place money into a property, leading to efficient resource allocation and capital investment. मतलब हमें एक क्या मिल जाती है इससे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये आता है किससे, IPR से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, प्रॉपर्टी राइट से, कि डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, हमें प्रोटेक्शन मिलती है किसकी, प्रॉपर्टी राइट्स की, जो रिफ्लेक्ट करता है क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की, कि कहाँ पर हमने इन्वेस्ट किए, किस क्वालिटी में किए. हमने अच्छी क्वालिटी में किए हैं ना, ऐसे रिस्की एरिया में तो करने नहीं दिया ना इन्वेस्ट हमने, तो हमने सेफ जगह पे किए. तो दैट रिस्की एंड सेफ फैक्टर वो क्वालिटी बताते हैं इन्वेस्टमेंट की. एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स अलाउ इंडिविजुअल्स टू फील सेफ टू प्लेस, वो प्लेस को सेफ फील करते हैं किसके लिए, मनी के लिए, कि वो अपनी मनी को प्रॉपर्टी में दे रहे हैं, जो एफिशिएंट रिसोर्स है एलोकेट करने का और कैपिटल इन्वेस्टमेंट को करने का. इस वजह से, इस राइट की वजह से पीपल फील सेफ टू इन्वेस्ट देयर मनी इन प्रॉपर्टी. बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल कि फार्मर विद अ सिक्योर लैंड टाइटल इज मोर लाइकली टू इन्वेस्ट इन हाई यील्डिंग सीड्स एंड इरिगेशन सिस्टम बिकॉज दे आर गारंटीड टू रीप द लॉन्ग टर्म प्रॉफिट. अगर उस किसान के पास उसका प्रॉपर्टी राइट नहीं होता, उसको डर होता कि कोई भी मेरे से कभी भी छीन सकता है उस लैंड को, तो वो उसके ऊपर सस्ता सीड जो है वो बोता, क्योंकि क्या पता इसका प्रॉफिट उसको मिले ना मिले, क्या हो क्या ना हो. तो इसलिए अ फार्मर जिसका सिक्योर लैंड टाइटल है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा अपनी लैंड में, अपनी फार्म पे, हाई यील्डिंग सीड्स जो है वो देगा, और इरिगेशन सिस्टम ज़्यादा जैसे ऑटोमेटिक वगैरह लगाएगा, क्योंकि उसको गारंटी है कि जो रीप करेगा, जो यील्डिंग होगी, जो टर्म प्रॉफिट होगा, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होगा, वो उसका होगा, कोई और उस पर क्लेम नहीं करेगा. ओके. नेक्स्ट जो हम मेरे से अभी निकल गया था मुझसे, दैट इज़ IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो बिल्डिंग नहीं है, कोई फार्म नहीं है, ठीक है. क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी जो इंक्लूड करते हैं इंटेंजिबल क्रिएशंस को. इंटेंजिबल होते हैं, टैंजिबल, देयर आर टू टाइप्स, टैंजिबल, इंटेंजिबल. टैंजिबल विच वी कैन सी, टच, एंड इंटेंजिबल द वाइस वर्सा. ओके. ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट जो अपने वो बुद्धिमत्ता से वो बनाता है प्रॉपर्टी को. दे प्ले अ वाइटल रोल इन फॉस्टरिंग इनोवेशंस, है ना, ताकि कोई बंदा जो है वो इनोवेशन करेगा ही नहीं, या उसको मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उस बंदे को एक पॉजिटिव वे में मोटिवेशन देता है कि येस, अगर मैंने कुछ बनाया तो वो इमिटेट नहीं होगा, वो चोरी नहीं होगा, कोई और उसको चोरी नहीं कर पाएगा, और उस पर मेरा नाम रहेगा.
कि वो मैंने बनाए हैं, कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकता। अगर ये नहीं होता इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो फिर उसका डर होता कि कोई और चोरी कर लेता, कोई और मेरा नाम यूज़ कर लेता, मेरी जो क्रिएशन है वो चोरी हो जाती। तो इसलिए यहाँ पे इसके अंदर क्या इंटेलेक्चुअल क्रिएशन यूज़ होते हैं जो ह्यूमन इंटेलेक्ट से बने होते हैं, और ये वाइटल रोल होता है कि इनोवेशन को फोस्टर करता है, क्या करके क्रिएटर्स जो होते हैं उनको एक्सक्लूसिव राइट देता है किस चीज़ का, कि इन्वेंशन जो है वो उनकी है फॉर सर्टेन पीरियड, उसके बाद उसको रिन्यू कराना पड़ता है। ओके, आईपीआर में क्या क्या आता है? आईपीआर इज पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट। पेटेंट्स क्या होते हैं? प्रोटेक्ट इन्वेंशंस एंड न्यू प्रोसेसेस। ओके, जो इन्वेंशंस होते हैं, नए नए प्रोसेसेस होते हैं, उनको हम बोलते हैं पेटेंट। इनको पेटेंटेड राइट कहते हैं, पेटेंटेड राइट। ओके, पेटेंट एक्ट भी है, वैसे ही कॉपीराइट एक्ट भी है कि वो क्या करता है? लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क को करता है कॉपीराइट, कि कोई कॉपी ना कर ले। तो जो लिटरेरी जैसे कि नॉवेल्स होते हैं और जो म्यूज़िक वीडियोस वगैरह होते हैं ना, म्यूज़िक वीडियोस वगैरह होता है उन पर कॉपीराइट क्लेम से बोलते हैं ना, यूट्यूब वीडियोस वगैरह पे भी कॉपीराइट क्लेम लग जाता है। तो उसका बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि उस पर कॉपीराइट लिखा होता है, तो उस पर हम क्लेम कैसे कर सकते हैं? जब तक कॉपीराइट नहीं होगा हम क्लेम कैसे करेंगे? तो कॉपीराइट होता है उन सब चीज़ों पर। उसके बाद ट्रेडमार्क। कोई भी कंपनी होती है उस पर टीएम लिखा होता है, दैट इज़ इट्स ट्रेडमार्क, वो ट्रेडमार्क है, उस पर ऑलरेडी मार्क्ड है, वो उस ऑलरेडी आईपीआर ले रखा है, तो कोई और उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। देखो, साइंस पे, लोगोस पे, ब्रांड्स पे, नेम्स यूज्ड इन कॉमर्स, उन पर ट्रेडमार्क लेना पड़ता है, तभी कोई जो है उसको चोरी नहीं करेगा, चोरी मतलब सेम इमिटेट नहीं करेगा, कॉपी नहीं करेगा। ट्रेड सीक्रेट, फॉर एग्जाम्पल वी हैव कोका कोला, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कोका कोला, उसका जो पेटेंट ट्रेड सीक्रेट है वो किसी और को नहीं बताएगा या कोई और वो यूज़ नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस उसके पास क्या हो, ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्ट करता है कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इन्फॉर्मेशन को। या फिर रेसिपीज़ वगैरह, खाने में तो रेसिपीज़ हो गई, जैसे इसकी रेसिपी कोई शेयर नहीं कर सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता। बेस्ट एग्जाम्पल, अ फार्मास्यूटिकल कंपनी होल्ड्स अ पेटेंट, उसके पास क्या है? पेटेंट है। पेटेंट किसके लिए होता है? इन्वेंशन के लिए, न्यू प्रोसेसेस के लिए, फॉर अ न्यू लाइफ सेविंग ड्रग। ठीक है, लाइफ सेविंग ड्रग बनाई गई है, उसके लिए उसने पेटेंट ले रखा है, जो क्या करेगा? रिकूप रिसर्च एंड कॉस्ट बेनिफिट बिफोर जेनरिक्स एंटर द मार्केट, की उससे पहले कोई और मार्केट में आके वो ना कर दे, तो उसने पहले ही आईपीआर ले लिया, उसने पहले ही पेटेंट करवा ली वो चीज़। ओके ओके, नेक्स्ट थर्ड है प्राइवेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अभी तो था आईपीआर नॉर्मल वाला, जिसमें आ गया पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट। नाउ व्हाट्स प्राइवेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? जो प्राइवेट आईपीआर होते हैं वो कहते हैं ओनरशिप ऑफ आईपी। किस चीज़ की ओनरशिप? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की, जो इंडिविजुअल या प्राइवेट कॉर्पोरेशंस लेते हैं। इनका बेनिफिट क्या होता है प्राइवेट आईपीआर का? ये इंसेंटिवाइजेज इनोवेशन, मतलब प्रोवाइड फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपने कोई भी किसी भी चीज़ की R&D करी, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी, तो उससे आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलेगा, आपको थोड़े बहुत सब्सिडाइज वे में मिल जाएगा, इंसेंटिव मिल जाएगी। आईपीआर अगर आप प्राइवेट आईपीआर कराते हो तो इकोनॉमिक ग्रोथ में बूस्ट आएगा, ये स्टिमुलेट करेगा इन्वेस्टमेंट को इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, इंडस्ट्री होती है, न्यू टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्रीज़ में स्टिमुलेट करेगा इन्वेस्टमेंट को। और डिस्क्लोजर, एनकरेज इन्वेस्टर्स टू शेयर देयर नॉलेज इन एक्सचेंज ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। ओके, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको प्रोटेक्शन देगा, आपके इन्वेंशन को, आपकी इसको प्राइवेट रखेगा, बट उसके बदले में आपको क्या करेगा? इनकरेज इन्वेंटर्स टू शेयर देयर नॉलेज, अपनी नॉलेज को आप शेयर करो कि आपने कैसे बनाया, क्या किया, क्या नहीं किया। ओके, उसके बाद है कॉस्ट ऑफ प्राइवेट आईपीआर, मोनोपोली प्राइसिंग, मतलब कैन लीड टू हाई प्राइस फॉर एसेंशियल गुड्स। एग्जाम्पल मेडिसिन, जैसे आपने उस पर प्राइवेट आईपीआर ले लिया राइट, जो अभी ऊपर हमने जैसे एग्जाम्पल पढ़ा था फॉर फार्मास्यूटिकल की ड्रग बनाया है उन्होंने, तो उसकी जगह उसने क्या कर लिया? प्राइवेट आईपीआर ले लिया, तो उसमें क्या दिक्कत आएगी? मोनोपोली आ जाएगी, खाली वही कंपनी बना पाएगी और कोई बना नहीं पाएगी, प्राइजेस हाई हो जाएंगे, डिमांड हाई है और सप्लाई एक ही बंदा दे रहा है, क्योंकि मोनोपोली है, कम है, तो उसकी वजह से प्राइस विल शूट अप। ओके, तो मोनोपोली प्राइसिंग कैन लीड टू हाई प्राइसेस फॉर एसेंशियल गुड्स, एग्जाम्पल मेडिसिन। उसके बाद है स्टिफल्स फॉलो ऑन इनोवेशन, ब्रॉड पेटेंट्स माइट प्रिवेंट अदर फ्रॉम बिल्डिंग अपॉन एग्जिस्टिंग आइडिया। वही बात है,
एक्सेस इश्यूज लिमिट्स अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और नॉलेज इन डेवलपिंग रीजन, जहाँ पे जो डेवलपिंग रीजन्स है उधर तक तो पहुँच ही नहीं पाएगा. फॉर एग्जांपल इन विलेज उधर तक तो ये बातें पहुँच ही नहीं पाएंगी. एक्सेस इश्यूज आ जाएंगे. फोर्थ है इंडिविजुअल राइट, किसी एक का इंडिविजुअल राइट या कॉमन गुड्स. ओके, इसमें क्या होता है देखो, A core tension in property right is balancing the rights of individual owner with the broader need of society. ये किसी एक ही को ना मिले, सबको मिले. ठीक है, क्या हो, सब पूरी सोसाइटी की नीड्स जो है उसको देखना. इंडिविजुअल राइट वर्सेस कॉमन गुड की कॉमनली सबके साथ सबके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और एक इंडिविजुअल का राइट देखना. मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ. द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस एमिनेंट डोमेन एक्वायरिंग प्राइवेट लैंड फॉर पब्लिक हाईवे. ओके, जैसे यहाँ पर मान लो घर है, एक सेकेंड, हाँ घर है, बहुत सारे घर है, ठीक है, और उनको ये सब हटा के यहाँ पर उनको एक हाईवे बनाना है. क्या बनाना है? हाईवे बनाना है. दैट इज़ अ एमिनेंट डोमेन एक्वायरिंग प्राइवेट लैंड फ्रॉम पब्लिक हाईवे for public highway, ensuring fair compensation, balancing an individual's land right against the community's need for infrastructure and IP. This is seen as compulsory licensing, where a government allows someone else to produce a patented product without consent of the patent owner, often for public health emergencies. मतलब क्या कि जैसे यहाँ पे उसको हाईवे बनाना था, तो वो क्या करता है, गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती है, वो इंश्योर करती है क्या, एमिनेंट डोमेन इंश्योरिंग, कि हमें जो है जो वो घर वाले हैं, जो घर हैं बने हुए थे, उनके ऑनर्स को क्या मिले, फेयर कंपनसेशन मिले, जो बैलेंस करे इंडिविजुअल के लैंड को, क्योंकि उनका वो प्रॉपर्टी लैंड था, IPL प्रॉपर्टी राइट था. ठीक है, वो इंडिविजुअल लैंड का राइट था, उनकी प्रॉपर्टी का राइट था. अब उसको किसके अगेंस्ट, कम्युनिटी की नीड की इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उधर उनको हाईवे चाहिए. तो वही इंडिविजुअल का राइट क्या था, वो घर, और कॉमन गुड क्या था, वो हाईवे. तो उनको बैलेंस करना. ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इन IP दिस इज सीन एज कंपल्सरी लाइसेंसिंग, जहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ करती है किसी और को कि तुम प्रोड्यूस करो एक पेटेंटेड प्रोडक्ट. ठीक है, तुम खुद प्रोड्यूस करो एक प्रोडक्ट को जो कि पेटेंट करवा लो विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंट ओनर. उस ओनर के कंसेंट के बगैर, ऑफन फॉर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज, पब्लिक की इमरजेंसी मतलब कुछ ऐसा हो जाए जो कॉमन गुड में हो, जो पब्लिक के लिए हो, तब गवर्नमेंट ही उनको क्या करती है, अलाउ कर देती है. तो बिना कंसेंट के, पेटेंट ओनर के बिना कंसेंट के तुम वो पेटेंटेड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लो. नहीं तो क्या करना पड़ता है, उनकी तुम्हें सेवा करना, सेवा नहीं मतलब वो करनी पड़ती है, तुम्हें पूछना पड़ता है उनसे, तुम्हें राइट मांगना पड़ता है. उसके बाद केस स्टडी बना कंपल्सरी लाइसेंसिंग इन इंडिया, वही जो अभी हम पढ़ रहे थे. दैट इज सिनेरियो, इंडिया ग्रांटेड इट्स फर्स्ट कंपल्सरी लाइसेंस फॉर कैंसर ड्रग. ठीक है, नेक्सावर to a domestic generic maker because the patented version was unaffordably priced. मतलब क्या, यहाँ पर कंपल्सरी लाइसेंस दे देता है गवर्नमेंट, कब देता है, जब कॉमन गुड के लिए, जैसे यहाँ पर उसने पेटेंट करा रखा था बंदे ने, तो वो क्या था, वो अफोर्डेबल नहीं था, अनअफोर्डेबली प्राइस था. ठीक है, बहुत महंगा था, जिसकी वजह से जो लोग थे वो नहीं उसको अफोर्ड कर पा रहे थे. तो इंडिया ने ग्रांट कर दिया अपना कंपल्सरी लाइसेंस को, किसके लिए, फर्स्ट जो दिया उन्होंने किसके लिए दिया था, कैंसर ड्रग के लिए, जिसका नाम था नेक्सावर. ठीक है, डोमेस्टिक मेकर था वो, उसको दे दिया था कि तुम कर लो. क्यों, दिस प्रेफरली इलस्ट्रेट्स द टेंशन बिटवीन प्राइवेट IP, और उसने वैसे ले रखा था, लेकिन यहाँ पे कॉमन गुड के चक्कर में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि तुम कंपल्सरी में तुम्हें लाइसेंस दे रहा हूँ, यू कैन मेक इट, क्योंकि ये अनअफोर्डेबली प्राइस्ड है, जिसकी वजह से कैंसर जो लोग हैं जिनको कैंसर हो रही है उनको दिक्कत हो रही है, उनको चाहिए ये मेडिसिन. तो वाइल द पेटेंट होल्डर्स राइट वर ओवरराइडन. ठीक है, उनके राइट तो ओवरराइड हो गया. इट इंश्योर्ड लाइफ सेविंग, जिसकी वजह से जान बची. मेडिकेशन के थ्रू वॉज एक्सेसिबल टू द पब्लिक एट द फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट, मतलब कम. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, मैंने मेन लिखा है, यू कैन राइट इट thoroughly. Discuss the trade off between benefits and cost of private
IPR, प्राइवेट IPR प्रोवाइड्स क्रूशियल इंसेंटिव फॉर इनोवेशन, इंसेंटिव दे देता, हमने पढ़ा था इनोवेशन के लिए R&D करते वक्त, बाय ग्रांटिंग टेम्पोरेरी मोनोपोलीज, जिससे क्या होता है मोनोपोली बन जाती है जो ड्राइव करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। हाउएवर जो कॉस्ट होता है इंक्लूड पोटेंशियल मोनोपोली प्राइसिंग हो जाती है, वेरी हाई प्राइजेज हो जाते हैं जो और क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है एक्सेस को, एसेंशियल गुड्स को जैसे कि मेडिसिन को वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, सब तक नहीं जाने देता, ओनली रिच कैन अफोर्ड इट कैन ऑल्सो क्रिएट बैरियर्स टू फॉलो ऑन इनोवेशन होने में भी रिस्ट्रिक्ट करता है। पॉलिसी मेकर्स मस्ट बैलेंस दीज टू मैक्सिमाइज द सोसाइटल वेलफेयर, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये यहाँ पे देखना चाहिए ताकि बैलेंस हो सके, ताकि वो मैक्सिमाइज कर सके सोसाइटल वेलफेयर के लिए। ओके, सेकेंड, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट एंड कॉमन गुड। अभी हम बार बारी कर चुके हैं, अगेन एक और बारी आ गए हैं यहाँ पर। तो क्या है, इंडिविजुअल राइट फोकस ऑन एक्सक्लूसिव कंट्रोल। इंडिविजुअल राइट के अंदर एक्सक्लूसिव यानी पूरा कंट्रोल में है और कोई नहीं देखेगा, दैट इज़ योर इंडिविजुअल राइट, ठीक है। एंड बेनिफिट एंड ऑनर, ठीक है। अब बेनिफिट क्या करेगा, एक ऑनर को जिसके पास प्रॉपर्टी है, चाहे वो सेल करे, ठीक है। द कॉमन गुड रेफर्स टू द ब्रॉडर सोसाइटी बेनिफिट, वो इतना सा है प्राइवेट वाला और वह पूरी सोसाइटी के लिए, ठीक है। लीडिंग टू मैकेनिज्म लाइक एमिनेंट डोमेन, ठीक है। गुड्स रेफर्स टू द ब्रॉडर सोसाइटी बेनिफिट, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है जब इंडिविजुअल कंट्रोल की वजह से वो सोसाइटी को हार्म कर रहा होता है, जिसकी वजह से एमिनेंट डोमेन लाना पड़ता है गवर्नमेंट को, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस लाने पड़ते हैं जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं इंडिविजुअल राइट को फॉर पब्लिक वेलफेयर, और फिर गवर्नमेंट जो है उनको उसके लिए क्या देती है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग कर देती है। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसमें से कौन सा कैटेगरी नहीं है, IPR होता है, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, एमिनेंट डोमेन नहीं होता। एमिनेंट डोमेन इज कंपल्सरी लाइसेंसिंग, दैट इज़ नॉट योर IPR एक्चुअली, दैट वो प्राइवेट वाले में आता है। मेजर कॉस्ट एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग प्राइवेट IPR इज डिक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नो मोनोपोली प्राइसिंग, ठीक है। हाई प्राइजेज, एक ही बंदा सेट करता है प्राइस को, ओके। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म फॉर लैंड ट्रांसफ़र, ओके। इसमें क्या होता है, देखो, लैंड ट्रांसफ़र इज़ क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग लैंड मूव्स फ्रॉम लेस प्रोडक्टिव टू मोर प्रोडक्टिव यूजेस। मतलब लैंड ट्रांसफ़र ज़रूरी है, लैंड को ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्यों क्रूशियल है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि लैंड जो है मूव्स जाए कहाँ, लेस प्रोडक्टिव से ज़्यादा प्रोडक्टिव यूज़ के लिए, ठीक है। पहले जो है हम इस लैंड को खाली एक क्रॉप को उगाने के लिए यूज़ कर रहे थे, बट नाउ वी आर यूजिंग इट फॉर मेकिंग इट 2 क्रॉप्स, ओके। जो कि इकोनॉमी में कैसे हेल्प कर रहा है, मनी के थ्रू। मतलब पहले हम सिर्फ इससे 1 लाख रुपीज़ कमा पाते थे, अब 1,20,000 रुपीज़ कमाने लग गए हैं, तो दैट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसलिए लैंड को ट्रांसफ़र करना ज़रूरी होता है, जो इंश्योर करता है लैंड जो जाए लेस प्रोडक्टिव से ज़्यादा प्रोडक्टिव यूजेस में। अब इसमें क्या आ जाता है, ये आता है कि मार्केट मैकेनिज़्म मतलब इन्वॉल्व्स प्राइवेटाइजेशन थ्रू रेंटल्स, ओके। रेंट देते हैं, मतलब रेंट पे दे देते हैं, तो उसमें प्राइवेटाइजेशन आ जाती है। एंड सेल्स गवर्न बाय डिमांड एंड सप्लाई, और जो सेल्स है वो किसके, डिमांड सप्लाई। जितनी ज़्यादा डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, तो क्या होता है, प्राइस हाई हो जाता है। डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस भी कम हो जाता है। ऐसे चलता है ना, डिमांड और सप्लाई से जो है वो सेल्स चलती है। रेंटल्स जो होते हैं वो प्राइवेटाइजेशन को, ओके। कॉन्स्ट्रेंट क्या आता है पर इसके अंदर, मार्केट हमारे ऐसे चलते हैं। मार्केट मैकेनिज्म क्या है, प्राइवेटाइजेशन थ्रू रेंटल्स एंड सेल्स, और जो गवर्न करती है डिमांड और सप्लाई। अब नॉन मार्केट में क्या है, इन्वॉल्व्स इनहेरिटेंस, जो मार्केट से नहीं आया, इनहेरिटेंस आपको आपके दादा परदादा ने दी है। लीगल चेंजेस, कुछ ऐसा लीगल चेंज हो गया जिसकी वजह से आपको मिल गया है जो भी है। और स्टेट ड्रिवन प्रैक्टिसेस, ओके। सबसे पहले है मार्केट मैकेनिज्म पे आते हैं स्पेक्यूलेटिव प्राइसिंग, रेड टेप एंड ऑब्सोलीट रिकॉर्ड्स। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस DIL RMP, हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा था। इसमें क्या था कि वो ऑनलाइन जो है ऑफिशियल तरीके से ही आप रजिस्टर कर सकते हो, राइट। मॉडर्नाइजेशन के प्रोग्राम में आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ओके। इसमें क्या है कॉन्स्ट्रेंट आपका कि स्पेक्यूलेटिव प्राइसिंग होने लगती थी मार्केट मैकेनिज्म की वजह, स्पेक्यूलेशन हो गई, रेड टेप चीज़ हो गई, और ऑब्सोलीट रिकॉर्ड्स पुराने हो रहे थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया DIL RMP, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स
ठीक है। डिजिटली लैंड रिकॉर्ड्स अपने लग गए, मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम टू डिजिटलाइज एंड सिक्योर रिकॉर्ड्स, ताकि डिजिटलाइज हो सके, डिजिटाइज हो सके और सिक्योर कर सके रिकॉर्ड्स को। ठीक है। उसके बाद है नॉन मार्केट मैकेनिज्म, जिसके अंदर कहते हैं इनहेरिटेंस, लीगल चेंजेस, स्टेट ड्रिवन प्रैक्टिसेस। जैसे पहले लैंड रिफॉर्म्स आए थे हमारे, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था 11th-12th में पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, जिसके अंदर अबॉलिशन ऑफ द ज़मींदारी सिस्टम की, ये ज़मींदारी मतलब एक लेके बैठ गए हमारी है, हम ज़मींदार हैं यहाँ के। आपने हिस्टोरिक सीरियल्स वगैरह भी पढ़े होंगे तो उसमें भी दिखाते हैं कि ये ज़मींदार है, इनसे हमें इतना किराया मतलब किराया नहीं लेना, इनको किराया देना है, ये है वो है। लैंड सीलिंग लॉज, ठीक है, एंड टू रेक्टिफाई कॉलोनियल डिस्ट्रक्शन, जो कॉलोनियल था पहले रूल, उसको डिस्टॉर्ट करने के लिए। बेस्ट एग्जांपल क्या है, स्टेट एक्वायरिंग लैंड फॉर पब्लिक हाईवे, वही अभी हमने पहले पढ़ा, वो हो गया नॉन मार्केट, कि वो लैंड ले रही है पब्लिक हाईवे बनाने के लिए, दैट इज़ नॉन मार्केट। वर्सेस अ प्राइवेट डेवलपर बाइंग अ लैंड डायरेक्टली फ्रॉम अ फार्मर एट मार्केट रेट पे कर रहा था। ये हमारी फिर क्या आ गई, मार्केट मैकेनिज़्म है, कि वो सही में सेल और बाय हो रहा है, जहाँ पे सेल और बाय हो रहा हो सही तरीके से, वो हो गया मार्केट मैकेनिज़्म, और जहाँ पर कंपल्सरी थोक थाप के हो रहा हो उसको कहते हैं नॉन मार्केट मैकेनिज़्म। ओके, नेक्स्ट, की चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन। अब इसमें क्या दिक्कत आई इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट करने में, तो सबसे पहले है डेवलपिंग नेशंस फेस मैसिव हर्डल्स इन स्टैंडर्डाइजिंग प्रॉपर्टी राइट्स को स्टैंडर्डाइज करने में उसने क्या किया, नेशन को एक बहुत ज़्यादा हर्डल्स आई, दिक्कतें आई, उलझनें आई। क्या, सबसे पहले हिस्टोरिकल लेगेसीज, जैसे कॉलोनियल सिस्टम था, पहले ज़मींदारी थी, रैयतवाड़ी थी, उसमें क्या था, लेफ्ट हाईली फ्रेगमेंटेड लैंड टेन्योर सिस्टम, कि तुम भाई ये मेरी है, तुम्हारी नहीं है, हम यहाँ के ज़मींदार हैं, ऐसे है वैसे। उसमें बहुत दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा अपोजिशन आ रही थी। ऑब्सोलीट डॉक्यूमेंटेशन, थे, जो रिकॉर्ड थे वो इनएक्यूरेट थे, आउट ऑफ डेट थे, नॉन एग्जिस्टेंट थे, या तो थे ही नहीं, थे तो आउट ऑफ डेट थे, इनएक्यूरेट गलत थे, जो कि सर्व कर रहे थे सेवियर लैंड डिस्प्यूट्स को अराइज कर रहे थे। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल इनएफिशिएंसी किसके अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर, यानी कि करप्शन। भाई अभी भी दिक्कत है भाई, वो तो कि करप्शन हाई है, रेड टेप की दिक्कत आती है, हेविली बैकलॉग जुडिशरी सिस्टम्स, वही जैसे केसेस टेकिंग 20-30 ईयर्स, डिकेड्स ले लेते हैं केसेस सॉल्व होने के अंदर। फिर क्या लाए, CCI लाए, ये लाए, वो लाए, अल्टरनेटिव ऑप्शंस लाए, लेकिन फिर भी देयर वर बैकलॉग जुडिशरी सिस्टम, लैंड एक्विजिशन डिस्प्यूट्स थे, स्टेट एक्विजिशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफन लीड्स टू अंडर कंपनसेशन देनी पड़ी, क्या, एड्रेस्ड बाय राइट टू फेयर कंपनसेशन, कि एटलीस्ट यू शुड गिव अ फेयर कंपनसेशन टू देम। ठीक है, जो स्टेट एक्विजिशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट ने एक्वायर किया, यानी स्टेट गवर्नमेंट ने एक्वायर किया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके अंदर क्या था कि तुम फेयर कंपनसेशन दो, जितना उनका घर बनता है, मतलब घर की कीमत उतना तो दो तुम उनको, उतनी तो लैंड की तो कीमत दो तुम उनको। अर्बनाइजेशन एंड सम्स में मिलियन रिसाइड्स इन इनफॉर्मल सेटलमेंट अभी भी रह रहे हैं, जो आया था, जैसे हुआ था बांग्लादेश का एंड ऑल, तो उसमें मिलियन जो है वो इनफॉर्मल तरीके से रह रहे हैं, जिनके अंदर कोई फॉर्मल टाइटल नहीं है, उनका लैकिंग एक्सेस टू क्रेडिट और म्यूनिसिपल सर्विसेज। ओके, उसके बाद है अर्बनाइजेशन के बाद कस्टमरी लैंड टेन्योर, मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन होल्ड लैंड कलेक्टिवली, राइट, फॉरेस्ट वगैरह का एरिया, मेकिंग द वल्नरेबल टू लैंड ग्रैबिंग एज अ सिस्टम आर कन्वेंशनली रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि उनका सिस्टम ढंग से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, तो उसमें भी दिक्कत आ रही थी, ट्राइबल लोग का भी थोड़ी इशू आ रही थी। उसके बाद जेंडर इनइक्वालिटी एंड प्रॉपर्टी राइट्स, ऑब्वियसली कि लड़का लड़की हर जगह ही है, अभी भी पता नहीं कब ख़त्म होएगा ये। बट डिस्पाइट स्टैट्यूटरी चेंजेस लाइक हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2005 में, जो कि जिसने क्या दिया था, वुमेन को इक्वल राइट्स दिया था इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, ट्रू ऑनरशिप रिमेन्स एक्सट्रीमली लो ड्यू टू डीपली इंट्रेंज्ड पैट्रियार्कल कस्टम्स। क्या, किस चीज़ के लिए, पैट्रियार्कल कस्टम चल रहा था, है, अब भगवान करे ना चले आगे, बट जो भी है, विच गिव वुमेन इक्वल राइट टू एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, लेकिन फिर भी वो क्या था, एक्सट्रीमली लो ओनरशिप में फिर भी रहा। क्यों, क्योंकि पैट्रियार्कल कस्टम्स की वजह से। बेस्ट एग्जाम्पल, इन अ रूरल सेटअप वुमेन ऑफन वॉलंटरली गिव देयर लैंड क्लेम्स इन फेवर ऑफ देयर ब्रदर टू मेंटेन फैमिलियल टाइज, मिसिंग आउट एन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। वो जानबूझ के बोलती ले मेरे भाई तो रख ले,
ताकि क्या ना हो, ताकि झगड़ा ना हो, ठीक है, फैमिली टाइज बने रहे, झगड़ा ना हो किसी बात का, इसलिए वो अपने आप ही सरेंडर कर देती है। चलो, केस स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ DIL RMP। क्या अ रूरल डिस्ट्रिक्ट फेस्ड वायलेंस, स्टिग्नेंट एग्रीकल्चरल ग्रोथ ड्यू टू डिकेड्स ऑल डिस्प्यूट्स। तो क्या आया, DIL RMP आया। द डिस्ट्रिक्ट डिजिटलाइज कैडेस्ट्रल मैप्स, रिड्यूस किया लिटिगेशन को, प्रोवाइड किए क्लियर टाइटल्स लैंड के लिए, अलाउ फार्मर्स टू यूज़ देयर लैंड एज अ कोलैटरल की तरह यूज़ कर सकते हो, लैंड को गिरवी रख के लोन ले सकते हो टू सिक्योर द बैंक लोन्स डायरेक्टली, स्टिमुलाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। नहीं तो हमेशा साहूकार वगैरह के पास जाके, बनिया के पास जाके यू हैव टू टेक द लोन, उससे अच्छा है कि बैंक लोन्स लो, सही रहेगा फॉर्मलाइज तरीके से। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस इंडिजीनियस राइट्स, मतलब इसमें क्या है, माइनिंग कॉरपोरेशन एक्वायर ट्राइबल लैंड, ठीक है, ट्राइबल लैंड ले लिए एक माइनिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, उधर खुदान वगैरह मतलब जो भी है उधर उसको करने के लिए। डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल हु हैड नो ऑफिशियल पेपर्स बट हेल्ड कस्टमरी राइट, जिसका कोई इंडिजीनियस पीपल नहीं था, कोई उनके पास ऑफिशियल पेपर्स नहीं थे, लेकिन उनका कस्टमरी राइट था, कस्टम था, मतलब उधर वो रह रहे थे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, द हाईलाइट द क्लैश, किसके बीच में क्लैश, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और कस्टमरी लैंड टेन्योर के बीच में। अंडर द राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एक्ट, उतना दे दो उनको फिर उस हिसाब से कि कम्युनिटी कंसल्टेशन एंड रिहैबिलिटेशन आर मैंडेटरी, मतलब उनको उस कम्युनिटी को क्या कंसल्ट किया जाए और रिहैबिलिटेशन कहीं और जगह दी जाए उनको रहने के लिए, थ्रू दो पुअर एग्जीक्यूशन ऑफन लीव्स द ट्राइबल डिसएनफ्रैंचाइज्ड। ओके, फिर भी क्योंकि पुअर इम्प्लीमेंटेशन उनको रिहैबिलिटेशन नहीं मिला तो ऐसे ही फिर ट्राइबल रह गए विदाउट देयर होम्स। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, इवैल्यूएट द इम्पैक्ट किसके बीच में ऑफ सिक्योर प्रॉपर्टी राइट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। ठीक है, क्या है आंसर, सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स आर बैकबोन ऑफ एग्रीगेरियन इकोनॉमी। जो सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स है, प्रॉपर्टी राइट्स मिल रहे तभी ढंग से बैकबोन है किस चीज़ की, एग्रीगेरियन इकोनॉमिक्स की, एग्रीकल्चर की। व्हेन ओनरशिप इज़ गारंटीड, जब हमारी ओनरशिप गारंटीड होती है तो उसकी वजह से रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है फार्मर में, वो इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट्स में, जैसे कि फेंसिंग, इरीगेशन, हाई यील्डिंग सीड्स के अंदर। फर्दरमोर क्लियर लैंड टाइटल्स अलाउ लैंड टू बी यूज एज कोलैटरल फॉर क्रेडिट, वो क्रेडिट ले सकते हैं उसे। इन कंट्रास्ट एम्बिग्विटी, जो एम्बिगसनेस जो होती है, कन्फ्यूजन होती है इन ऑनरशिप, लीड्स टू रिसोर्स मिस एलोकेशन, वो जो एम्बिग्यूटी है, कन्फ्यूजन है वो नहीं रहेगी, क्लैरिटी रहेगी, ल्यूसिडनेस रहेगी ऑनरशिप के अंदर, लीड्स टू रिसोर्स मिस एलोकेशन। अब उसकी वजह से एलोकेशन ढंग से होगा, मिस एलोकेशन नहीं होगा, डिस्प्यूट्स राइज नहीं होंगे, क्रिपल प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी, सिक्योर राइट्स फैसिलिटेट रूरल ट्रांसफॉर्मेशन बाय फ्रीइंग अप कैपिटल एंड रिड्यूसिंग पुअर्टी, जिसकी वजह से क्या होगा, कैपिटल फ्री होगा और पुअर्टी भी कम होगी, मिनिमाइज होगी। नेक्स्ट, डिस्कस द मेन इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल चेंजेस इनहिबिटिंग इफेक्टिव प्रॉपर्टी राइट्स इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया। द प्राइमरी चेंजेस क्या आए थे, इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन की वजह से दिक्कत आ रही थी, जहाँ पे लैंड जो थी रजिस्ट्रीज आर आउटडेटेड, राइट, या फिर गलत थे, इनएक्यूरेट थे या थी नहीं, मैप्स इनएक्यूरेट। सेकेंडली, देयर इज़ लो इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी, जो इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी थी वो भी कम थी, रजिस्ट्रीज आर अंडर स्टाफ्ड, लोग ही नहीं थे, एंड लीगल फ्रेमवर्क सफ़र फ्रॉम एक्सट्रीम डिलेज, केस पेंडिंग थे सालों साल, करप्शन था, रेड टेप था। तो जो करप्शन एंड रेड टेप प्रिवेंट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स फ्रॉम एक्सेसिंग जस्टिस, जिसकी वजह से उनको जस्टिस नहीं मिला। एडिशनली, हिस्टोरिकल लेगेसीज ऑफ फ्रेगमेंटेड लैंड टेन्योर कॉम्प्लिकेट रीडिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन था कि ये एक लैंड एक का नहीं रहेगा, इतना 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 ऐसे बढ़ जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा ये लैंड, वो भी ढंग से नहीं हो पाया। तो ये सब हर्डल्स आई, दिक्कतें आई थी, इनएफिशिएंसी रही थी। DIL-RMP स्कीम इन इंडिया प्राइमरली एम्स टू अपडेट एंड कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड। ठीक है, फ्री लैंड नहीं करना, वो लैंड में आ गया, अबॉलिश द ज़मींदारी सिस्टम, सारे लैंड रिफॉर्म्स में है, लेकिन यहाँ पर ये स्कीम किस लिए थी, जस्ट टू अपडेट एंड कंप्यूटराइज द थिंग्स। ठीक है,
उसके बाद विच लीगल एक्ट अटेम्प्टेड टू एड्रेस जेंडर इनइक्वालिटी, तो वो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट लाए थे ताकि वो रहे इक्वालिटी रहे। राइट टू फेयर कंपनसेशन, तो ये था कि अगर किसी का एक्वायर कर लिया तो उसको सही तरीके से फेयर कंपनसेशन मिले। ज़मींदारी था कि एक ही के हक में न रहे, और कस्टमरी लैंड में भी ये था कि ट्राइबल्स वगैरह से रिलेटेड था। प्रॉपर्टी राइट इन इनफॉर्मल अर्बन सेटलमेंट्स, जैसे स्लम्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज क्या, हाईली सिक्योर, नो दे आर नॉट सिक्योर, रेगुलेटेड, नो दे आर नॉट रेगुलेटेड, एक्सक्लूसिवली मैनेज बाय डीलर, नो हाउ कैन दे, इनसिक्योर, टेन्योर, लैकिंग फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस, उनको फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस भी नहीं मिल सकता क्योंकि दे आर नॉट श्योर खुद ही कि किसकी ऑनरशिप है किसकी नहीं है, फॉर्मली तरीके से नहीं है, इसलिए दैट्स इट, फिनिश, थैंक यू।